Hi, my dear students. I hope you are doing well. So, welcome to this yet very interesting series, which is called GMAT Power Series. Now, here we are going to give you power packed session. So, this session is intended to give you a solid, holistic understanding of reading comprehension. So, we will discuss some very effective strategies and we'll follow it by solving some very interesting RC sets. Let's get started. My name is Juhi Narula. So देखिए जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो वी रियली अंडरस्टैंड दैट इफ वी कंसिडर जीमैट फोकस एडिशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लेज अ वाइटल रोल इन हेल्पिंग यू गेट अ टॉप नॉच स्कोर। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप कितना बढ़िया परफॉर्म करते हैं ये इस एस्पेक्ट पे भी डिपेंडेंट है कि आप रीडिंग पे कितने कंफर्टेबल हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स के साथ क्या परेशानी होती है विच आई usually seen that they do not have a solid background in reading. That might be because you were not exposed sufficiently enough to the language, and that acts as a huge barrier. तो एज अ फर्स्ट स्टेप अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको जी मैट की तैयारी करनी है और आप चाहे किसी भी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन में हो, आप मन बना रहे हैं या आपने ऑलरेडी बैच में इनरोल कर लिया है, मैं एक सजेशन सब बच्चों को देती हूँ कि 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स जनरल रीडिंग जरूर करिए और वेरिड रीडिंग करिए। यानी कि आप एक टाइप का आर्टिकल ना पढ़ें जबकि अलग अलग डोमेन्स की रीडिंग करें। रीड समथिंग विच इज बेस्ड ऑन साइंस, रीड समथिंग विच इज बेस्ड ऑन फिलोसफी और ऑन बिजनेस। इससे आपको एक होलिस्टिक एक्सपोजर मिलता है क्योंकि जो आपको कॉम्प्रिहेंशंस मिलेंगे वो कोई एक जॉनरे में रिस्ट्रिक्टेड नहीं मिलेंगे, राइट। आपका कंफर्ट जोन हिस्ट्री बेस्ड पैसेजेस और वो मिल जाए आपको, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि किसी भी टॉपिक से हमें अगर आरसी मिलता है तो हम कंफर्टेबली उस आरसी को रीड कर सकें, ना कि हमारे दिमाग में फियर बैठ जाए और हमसे पैसेज रीड ही ना हो। तो इसके लिए आप ईओन एक वेबसाइट है, AEON, राइट। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, पीएचडी, डॉक्टरेट्स, बहुत सारे लोग बढ़िया टॉप नॉच लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, दे गिव great insights. There are a lot of beautiful articles there and you can do eclectic reading, right? Variety of articles आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में उस पर्टिकुलर एक कोई टॉपिक पिक करिए और उसको रीड करिए। अब कई बार वहां पे आर्टिकल्स की लेंथ लंबी होती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको फिर वहां पर 2 घंटे 3 घंटे लगा के वो पूरा का पूरा आर्टिकल कंप्लीट करना है। आपसे 30 मिनट्स 45 मिनट्स में जितना पढ़ा जा रहा है आप उतना पढ़िए, बट इफेक्टिवली पढ़िए, राइट। पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि क्या डिस्कशन हुआ। आप जल्दबाजी में रीड करने के चक्कर में पूरा सेट पढ़ लें, पूरा पीस ऑफ आर्टिकल पढ़ लें, पर आपको समझ कुछ नहीं आए तो वो हमारा गोल नहीं मीट होता जिसके पीछे हम रीडिंग कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, दैट रीड एंड रीड अ लॉट। सो इससे क्या होता है, इससे आपकी फैमिलैरिटी बनती जाती है तो आपको कोई भी नया टॉपिक परेशान नहीं करता, बिकॉज नाउ यू बिकम अक्वेंटेड टू इट, यू बिकम यूज टू जनरल रीडिंग, राइट। सो एक बार अगर आपने रीडिंग की हैबिट बिल्ड कर ली, कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश कर लिया, तो फिर आपको मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे एंड देन यू कैन वंस द फाउंडेशन फेज इज ओपन ओवर, वी कैन मूव टू द स्ट्रैटेजिक फेज, जहां पर आरसी को कंट्रोल करने के लिए हम एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, मैपिंग की। तो आज हम डिटेल में सीखेंगे कि मैपिंग क्या होता है, मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैपिंग करते वक्त क्या गोल्स का ध्यान रखना चाहिए, हाउ डू यू अचीव दोज टारगेट्स, एंड देन आई विल डेमोन्स्ट्रेट how to do mapping in some very interesting RCs, right? So सेशन को बिगिन करते हैं। तो देखिए जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा गोल ये होता है कि हमारा फोकस एस्टैब्लिश रहे। तो फोकस एस्टैब्लिश करने में एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपकी हैबिट बिल्डिंग हो जाए, तो उससे बहुत मदद मिलती है, राइट। बाकी आपको एक चीज का ध्यान रखना है जब आप आरसी पढ़ रहे हैं, राइट, स्पेशली फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, जब आप एग्जाम एनवायरनमेंट में हैं या जब आप ऑफिशियल गाइड से प्रैक्टिस कर रहे हैं या डीपीपी कर रहे हैं या इंडिविजुअली किसी रिसोर्स से एक थरह प्रैक्टिस मोड में है, तो इसका ध्यान रखिए कि अगर आप इस गोल के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिगिन करेंगे कि मुझे तो जितनी इंफॉर्मेशन पैसेज में प्रोवाइडेड है मैं उस सब अब्सॉर्ब कर लूँ, मैं उसको आत्मसात कर लूँ, मैं शक्तिमान बन जाऊं, मुझे तो एक एक इंफॉर्मेशन डिटेल में याद हो और मैं पैसेज को रिविजिट किए बिना सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लूँ, तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल गोल है। ऐसा आप एग्जाम में कर ही नहीं सकते। आप खुद लॉजिकली सोच के देखिए, एनी टेक्स्ट दैट यू आर एनकाउंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम in your life, how would you be able to retain that particular information? It's not
प्रैक्टिकली फीजिबल नो. सो व्हाट डू वी यूजुअली सजेस्ट कि आप 3 गोल्स के साथ पैसेज को रीड करिए. और वो 3 गोल्स बेसिकली क्या होने चाहिए? पहला गोल कि मेरा फोकस ना लूज हो, क्योंकि अगर मेरा फोकस लूज हो गया तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, राइट? मुझे पैसेज समझ ही नहीं आया, इसका मतलब मैं उस पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़ूंगी, इतना तो मेरे पास टाइम में नहीं है. और ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एक बार से ज्यादा पूरा पैसेज वापस नहीं पढ़ना, राइट? सो रीड ओनली वंस. अब जब आप एक बार पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो फिर क्या गोल्स होने चाहिए? एक तो मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, दूसरा जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चन से मेरा मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जो पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो, राइट? इन सवालों को हम जनरल क्वेश्चंस कहते हैं. यानी कि कैसे जनरल क्वेश्चंस हुए? जनरल क्वेश्चंस में आप एक मेन आइडिया का क्वेश्चन मान सकते हैं, राइट? आप प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन मान सकते हैं, एक टोन का सवाल आप मान सकते हो, और एक स्ट्रक्चर का. मैं समझाती हूँ ये क्या होता है. सो बेसिकली जनरल क्वेश्चंस का मतलब है ऐसे सवाल जो पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि ऑथर कहना क्या चाहता है. सो what is the main idea question, what is the discussion all about, right? So main idea is what, and primary purpose is why, tone is how, and structure is also how. So here it is how the ideas are flowing, and in tone how the author has expressed his or her opinion in the discussion, राइट? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस के लिए अगर आपको रिविजिट करना है, इसका सीधा सीधा मतलब है पूरा पैसेज वापस पढ़ना है. अब इतना तो आपके पास स्कोप नहीं है. जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि दिमाग में क्लियरली बिठा लीजिए, और जब हैबिट बिल्डिंग कर भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि जब आप पैराग्राफ रीडिंग कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि बार बार सेम लाइन पढ़े. तसल्ली से पढ़ें, ज्यादा टाइम ले लें, बट कोशिश करें कि जो पढ़े वो समझ में आए, राइट? वर्ड बाय वर्ड रिटेन ना हो कोई बात नहीं, बट मुद्दे की बात चल क्या रही है, व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, एटलीस्ट असेंस तो आप ग्रैब कर पाए, ये बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव रखिए. तो हमारा पहला गोल तो फोकस का हो गया. दूसरा, ये सारे सवाल क्योंकि इनके लिए रिविजिट करना मतलब पूरा पैसेज वापस पढ़ना, ये तो हम नहीं करेंगे. इनकी समझ हमें बैठ जानी चाहिए, यानी कि इतना तो आपको पैसेज समझ में आना चाहिए कि क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक बार जनरल क्वेश्चंस को एड्रेस करने का आपको कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो गया, तो तीसरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए आप रिविजिट कर लीजिए. ठीक है? स्पेसिफिक क्वेश्चन का ये मतलब है कि जैसे पूछा कि सेकंड लाइन में ऑथर ने एक एग्जांपल दिया, तो यू क्यों एग्जांपल दिया? ऑथर ने थ्योरी की लिमिटेशन की बात करी है, क्या लिमिटेशन है वो, राइट? आप सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से क्या इन्फ्रेंस डिड्यूस कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस जो पूरे पैसेज पे बेस्ड ना होके पैसेज की किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, उनको हम किस तरह के क्वेश्चंस कह देंगे? उनको हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस कह देंगे. तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन, यू नो, इफ यू ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन रिटेनिंग द इन्फॉर्मेशन, देन वी स्पॉइल द गेम. तो हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए हम रिविजिट करेंगे. तो क्या हमारा क्या गोल रहेगा कि हम रिविजिट करेंगे जहां भी हमारे पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे. स्पेसिफिक क्वेश्चंस का मतलब वो क्वेश्चंस जो पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ना होके पैसेज के किसी स्पेसिफिक पोर्शन से क्रिएटेड है. तो इसके लिए हम रिविजिट करेंगे, पर हमें पता होना चाहिए वेयर टू गो. हम भटकेंगे नहीं कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, देखा था, सुना सुना सा लग रहा है. Our reading, while we are doing our reading, we should get this clarity that which particular paragraph was talking about the limitation. I'll go back straight to that particular line, reread it, verify my answer, get better clarity so that I don't get confused between two answer choices, and I should be good to go. तो हम ये तीन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रीडिंग करते हैं. अब बच्चे क्या करते हैं? अगर आप ओरली रीड करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे पास इतना सारा कंटेंट होता है कि हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं. आप समझ रहे हैं कि आप मैथ्स भी तो पेपर पे लिख कर ही कर रहे हैं ना, आप ओरली तो कर नहीं रहे हैं, तो फिर आप बेटर एक्यूरेसी फील करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं. अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को आप हवा में दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन लाजमी है, राइट? कॉन्सेंट्रेशन लूज होना इज नॉट अ बिग डील. सो देन वी से दैट यू हैव टू गेट इनटू स्क्रैच पेपर वर्क. स्क्रैच पेपर वर्क मतलब थोड़ा सा अपना पेंसिल पेपर को मूव ऑन करते रहिए ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन इंटैक्ट रहे, आपको पता रहे डिस्कशन में क्या होना है. और उससे क्या होता है? उससे यहाँ पे तीनों गोल्स अचीव कर पाएंगे. तो इसी स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम मैपिंग कहते हैं. अब देखिए मैप क्या है? मैप आपको ओवरव्यू दे रहा है ना, इट्स जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉडर पिक्चर. सो वही हमारा मैपिंग का गोल रहेगा.
अब यहाँ पे ध्यान रखिए, एक टर्म होती है मैपिंग और एक टर्म होती है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग क्या होती है, जब आप डिटेल में नोट्स बनाने लग जाते हो, राइट। नोट मेकिंग नहीं करनी। नोट मेकिंग हम करते हैं जब हम स्कूल का, कॉलेज का कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते थे कि भाई हमने कोई वर्कशॉप ले ली, हमने एआई का कोई कोर्स कर लिया, डेटा साइंस का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पे जो प्रोफेसर कह रहे हैं, इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं, हमें सब कुछ नोट डाउन करना जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू री यूज दिस इन्फॉर्मेशन, राइट। आपको इस इंफॉर्मेशन को बाद में तो यूज नहीं करना। तो मोमेंट यू विल स्टेप आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, आपको टॉपिक क्या है ये भी याद नहीं रहेंगे, फॉरगेट अबाउट द डिटेल्स, राइट। सो डोंट गेट इनटू नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है, इट्स अ डिटेल्ड वर्जन, सो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू इट इन अ डिटेल्ड फैशन, एंड अपने पास इतना टाइम ही नहीं है टू गेट इनटू डिटेल नोट्स मेकिंग, राइट। तो ऐसा नहीं कि ग्रीन ब्लू और रेड मार्कर लेके आप तो बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने लगे, तो रफ वर्क है, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो इसका हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई हमें नोट मेकिंग की तरफ जाना नहीं है जहां पे हम डिटेल में सब कुछ लिख रहे हैं। वी हैव टू कीप इट वेरी क्रिस्प येट इफेक्टिव। तो हमारा गोल क्या रहेगा, दैट दिस हैज टू बी क्रिस्प येट इफेक्टिव। तो इसी, अब देखिए, आप एक स्ट्रैटेजी या एक नया स्किल सेट एक्वायर करते हैं, तो इनिशियली आप जब रीड कर रहे हो, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि जनरल रीडिंग कर रहे हो, तब भी आप मैपिंग करते रहो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप तब सोचो कि मेरे को अब तो मैपिंग नहीं करनी, जब मैं पैसेजेस सॉल्व करूंगी तभी मैपिंग करूंगी, नहीं। जनरल रीडिंग करें तभी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करिए। तो हम अब डिस्कशन करेंगे कि भाई ये मैपिंग करते कैसे, हमें पता चल गया हमें क्यों करनी है, बट नाउ व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डू मैपिंग, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, ठीक है। चलिए, सो जैसा वर्बल सेक्शन आप जानते हो, और आरसी और सीआर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो रीडिंग बेसिकली क्या है, रीडिंग आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जो स्टूडेंट्स को वेरिएड बैकग्राउंड से ले वेरिएड में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो नॉलेज का तो टेस्ट ही नहीं है ना। नॉलेज का टेस्ट तो वो टेस्ट होगा जिसमें आपका पीएचडी करने जा रहे हैं, तो आपसे पूछ लिया कि आपके सब्जेक्ट की आपकी कितनी अवेयरनेस है, जैसे आईआईटी के एंट्रेंसेस होते हैं, नीट होता है, ये सब आपका बेसिकली नॉलेज टेस्ट करता है। तो स्किल टेस्ट कर रहा है, तो आपको किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाते हो, आइडियाज को कनेक्ट कर पाते हो, इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पाते हो, और एबल टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई हाउ द आइडिया इज बीइंग कम्युनिकेटेड, ये टेस्ट हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी रखिएगा कि जैसे कोई बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, तो हाँ कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हुआ, उनको भी पता है आपने नहीं पढ़ा हुआ, राइट। तो उसमें अगर आप डर जाएंगे, भय फील करने लग जाएंगे, यू विल गेट स्केर्ड दैट व्हाट्स दिस हैपनिंग, आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड दिस टॉपिक, तो you have to make peace with this particular fact that it is fine, it's not testing me on my knowledge, it is testing me on my ability to interpret the information. So that sort of wisdom you have to develop, that sort of mental clarity you need to have. नहीं तो क्या होता है, बच्चे जैसे कोई नया वर्ड देखते हैं, कोई नया पैसेज का डिस्कशन देखते हैं जिसके बारे में उनसे पहले इनकाउंटर नहीं किया होता, तो उनका आधा तो डर इतना दिमाग में बैठ जाता है, आधा कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाता है। तो ऐसा मत करिए, राइट। सो नाउ ये आपके बेसिक डोमेन्स रहेंगे, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बिजनेस, यहाँ से आपको पैसेजेस मिलते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स पे तो आपको जी भर के रीड करना है, राइट। तो मैं जो आपको बोल रही थी, ईऑन एक वेबसाइट है, आपको यहाँ पे इन टॉपिक्स पे बेस्ड अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सब फ्री वेबसाइट, सो यू कुड डेफिनेटली रीड फ्रॉम हियर, राइट। तो जैसा मैं आपको कह रही थी कि जो आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, इन्फ्रेंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर और स्टाइल, ये मेजर आपके क्वेश्चंस रहते हैं which are usually seen in the RC section, right? So now जो हमारा अप्रोच रहता है, मेरा तो अक्सर ये रहता है कि सबसे पहले पैसेज को कंट्रोल में लाओ, क्योंकि देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 पार्ट्स है ना। एक तो आपके पास आरसी है जो पैसेज है, राइट। तो इसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है, इसको कंट्रोल में लाने के लिए हम मैपिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। देन क्वेश्चन की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द ऑप्शंस, राइट। और अक्सर हम क्वेश्चन तो बेचारे को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। सो राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप आंसर कैसे करेक्टली करेंगे, राइट। सो राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज क्रूशियल, इट कैन नॉट बी अंडरमाइंड। बट जबकि बच्चे यही करते हैं कि आप आरसी को पकड़ने में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, बट जब क्वेश्चन की बात आती है तो आप बिल्कुल ही फोकस नहीं करते। दैट शुड नॉट बी डन। एंड देन इट इज कि राइटली इनकरेक्ट आंसर्स को एलिमिनेट करिए, तो उसके लिए एलिमिनेशन टूल्स है। सो अब सबसे पहला पड़ाव तो पैसेज अंडरस्टैंडिंग है ना, दीज आर द नेक्स्ट स्टेप्स, बट दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेप्स, राइट। सो अब मैंने जैसे आपको कहा कि जो हम मैपिंग के गोल्स रखेंगे, फोकस मेंटेन करेंगे,
आंसर जनरल क्वेश्चंस विदाउट रिविजिटिंग द टेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैबिट बिल्डिंग आपको करनी पड़ेगी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड नो वेयर टू गो बैक फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो वी विल रिविजिट, वी विल नॉट ट्राई कि भी अच्छा कोई एक रिएक्शन था, उसका एक लिमिटेशन था जो साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया, और हम इतने शक्तिमान बैकग्राउंड नहीं है केमिस्ट्री का और वो पूरा का पूरा लिमिटेशन रिटेन कर गए और फिर ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं हुए, ऐसा नहीं करना राइट। सेट प्रैक्टिकल गोल्स, हाँ, बट जिधर डिस्कशन हुआ था सेम उसी लाइन पे रिविजिट करना है राइट। सो जैसा मैंने आपको कहा कि स्क्रैच पेपर वर्क करिए, वो आपको स्क्रैच शीट्स देते हैं, तो ऐसा नहीं है वो आपको इंग्लिश के लिए मना कर देंगे और कहेंगे कि क्वांट के लिए यूज करें, देंगे आपको राइट। सो हाउ डू वी डू मैपिंग, लेट्स गेट इनटू मोर डिटेल डिस्कशन हियर। So now, how do we go further from here? देखिए, इंटेलिजेंट रीडिंग करिए जब आप इनिशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, यू हैव टू बी वेरी वाइज, यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन बिकॉज इनिशियल स्टेटमेंट्स विल टेल यू what is the discussion all about, and closing statements will help you identify that what is the claim that the author is trying to establish, right? So here the claim identification becomes easier. ऐसा स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है कि लास्ट स्टेट में कंक्लूजन होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे आपको एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट मिलता ही है राइट। और अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो हर पैराग्राफ की इनिशियल लाइन पे धीरे हो जाना है। सिर्फ इनिशियल लाइंस पढ़ने ये मैं नहीं बोल रही हूँ, गो स्लो विद द इनिशियल लाइंस बिकॉज देन यू नो आर एबल टू गेट अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ राइट। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर है विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ट्रांजिशन वर्ड्स या इनको स्ट्रक्चरल साइन पोस्ट भी कह सकते हैं, इनको बहुत केयरफुली एग्जामिन करिए राइट। सो वर्ड्स लाइक yet, nonetheless, in spite, despite, additionally, moreover, furthermore, thus, therefore, as a result, consequently, subsequently, इससे हमें पता चलता है कि कैसे डायरेक्शन किस डिस्कशन को हम किस डायरेक्शन में आगे लेके जा रहे हैं राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन वर्ड्स को लेकर सुपर ऑब्जर्वेंट रहिए। ये मतलब ऐसा है कि इनिशियली तो आपको थोड़ा सा फोकस डालना पड़ेगा, पर जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे, हैबिट बिल्डिंग हो जाएगी आपकी, तो ये वर्ड्स आप बहुत आसानी से देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब आपको इतना जोर नहीं आएगा, या कॉन्शियसली आपको ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्लो ऑफ द डिस्कशन राइट। सो फ्लो ऑफ द डिस्कशन को आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत मदद करते हैं ये वर्ड्स। और मजे की बात और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन वर्ड्स को जानते हो, आपको इनका यूसेज पता है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करना है राइट। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, एंड लाइक आई टोल्ड यू कि जब आप रीड कर रहे हैं तो इस क्रूशियल इंफॉर्मेशन को जरूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। Purpose is objective of writing, why the author has written the entire passage, right? So this is why. Then main idea is what is the discussion all about. So both these aspects are very similar, but they are not the same. क्या बात हो रही है और क्यों बात हो रही है, right? Tone. So how has the author expressed the opinion, right? तो author का जो tone है, opinion है, इसको पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे adjectives बहुत हेल्प करते हैं, एडजेक्टिव्स और मॉडिफायर्स, इनको लेकर केयरफुल रहिए। मॉडिफायर्स आर नथिंग बट डिस्क्राइबिंग फ्रेजेस राइट। अगर आपको नहीं पता तो जो वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्क्राइब करते हैं उनको हम मॉडिफायर्स कह देते हैं। एंड स्ट्रक्चर इज फ्लो ऑफ आइडियाज। तो जब आपको ये चारों इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाएंगी, मतलब आपको असेंस पकड़ में आ गया, क्रक्स पकड़ में आ गया, एंड देन यू कैन डील विद एनी सॉर्ट ऑफ जनरल क्वेश्चन इफेक्टिवली राइट। So now we know the strategies, we've talked about them. Now let's solve some very interesting RCs, right? So I will just step aside so that you can take a look at the passage. You can read this nicely and then I will explain it to you. I will give you some time अगर आप इसको follow through कर रहे हैं तो, but अगर आप follow through नहीं कर रहे हैं या फिर आपका pace match नहीं हो रहा, तो आप आराम से इसको वीडियो को pause करके पैराग्राफ को read कर सकते हैं। चलिए, so according to many analysts, labor management relations in the United States are undergoing a fundamental change. तो कहाँ पे fundamental change आ रहा है? labor management relations में, labor और management के relationship में there is a fundamental change which is happening. So this is the
idea of the first statement. Traditional adversarialism is giving way to a new cooperating relationship. तो पहले relations क्या होते थे? Traditionally adverse relationships होते थे. Adverse मतलब there was not a lot of positivity there, right? So अब what is happening? There is a new cooperative relationship between the two sides and even to concessions from labor. So what is happening is now the change is in a positive way. It is more of cooperative एसोसिएशन. तो मैपिंग क्या होता है? जब आपने स्टेटमेंट पढ़ा, उस स्टेटमेंट से आपने एक या दो कीवर्ड्स लिख लिए जो आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे. तो अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो, राइट, मतलब आप तो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हो रीडिंग में, तो आप कैसे मैपिंग करोगे? आप पूरे स्टेटमेंट से दो या तीन कीवर्ड्स ले लोगे, राइट, और एक एक स्टेटमेंट पे कीवर्ड आइडेंटिफाई करोगे. अगर आप थोड़े एडवांस रीडर हो, मतलब आपको लगता है कि भाई मेरे को हर लाइन पे तो मैपिंग करने की जरूरत नहीं, तो आप 3 से 4 लाइंस को क्लब करके उससे कीवर्ड्स लिख लो. और अगर आप बिल्कुल ही शानदार हो गए हो और जो आपकी लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आपकी रीडिंग एबिलिटी हो जानी चाहिए, जो बिल्कुल ही एडवांस्ड, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके 3 से 4 कीवर्ड्स लिख लो, राइट. तो ये डिपेंड करेगा. यहाँ पे हम कहते हैं पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. तो पहला, इफ यू आर इन अ बिगनिंग स्टेज और इन अ मिडल ऑफ योर प्रिपरेशन और यू आर इन एडवांस स्टेज, तो बिगनिंग पे है तो पर लाइन मैपिंग करिए, राइट. मैपिंग में कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है. अब आप ये सोचे कि मैम सबका कीवर्ड एक होना चाहिए, नहीं, जो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज फॉर योर ओन कन्वीनियंस. यू कैन स्लाइटली ट्वीक द अप्रोच एज वेल. तो स्क्रैच पेपर वर्क करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे, राइट. मैपिंग जहां पे कर रहे हैं उसमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करेंगे, राइट. सो नाउ वॉट एवर स्टाइल सूट्स यू, डोंट कंपेयर इट विद मैम स्टाइल. मैम ने कौन सा कीवर्ड लिखा. ग्रेजुअली जब आप एज करते जाएंगे मैपिंग को, आप जब इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, फ्लुएंट हो जाएंगे, तो आप अपने आप आपका वर्ड काउंट रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आने लग जाएगा हाउ द गेम इज प्लेड, राइट. सो इनिशियली ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा कि भाई मैम टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है. इनिशियली जब तक मोमेंटम नहीं बनता तब तक हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे. एक बार मोमेंटम बन गया तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, जो एग्जाम से पहले आप अचीव कर जाओ, दैट शुड बी लाइक 4 कीवर्ड्स यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वन पैराग्राफ, राइट. चलिए, सो दीज एनालिस्ट, तो ये एनालिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो लेबर मैनेजमेंट इसमें फंडामेंटल चेंज आ रहा है एंड दिस इज नाउ बिकमिंग मोर कोऑपरेटिव. So these analysts have the twin shocks of non-union competition in this country and low cost, right? So high quality imports from abroad are forcing unions to look more favorably at a variety of managements. तो ये हम अगर पूछे कि ट्विन शॉक्स क्या हैं या कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से यूनियंस आर लुकिंग मोर फेवरेबली टुवर्ड द मैनेजमेंट, तो क्वेश्चन आएगा, पीपल रिविजिट, राइट, the need for wage restraint and reduced benefits as well as abolition of rigid work rules. Rigid समझते हैं, very strict rules, seniority rights and job classifications, right. So sophisticated proponents of these new developments cast their observation in a pro labor. Pro labor मतलब in the favor of the labor. अभी आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो आपने बेसिकली क्या पढ़ा कि there is a change. कैसा change आया है? पहले there were adversarial relationships, now the relationships are positive. What were the twin shocks? What are the changes that are happening? And then the last statement, इसका continuation next paragraph में रहेगा कि sophisticated proponents who are taking the idea forward, right? So cast their observations in a pro labor. How the discussion is further, let's read this. So in return of their concessions, they point out. So point out कौन कर रहा है? Point out कर रहे हैं sophisticated proponents. So what are they pointing out? कि unions have bargained for. So what have the unions bargained for? तो अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यूनियंस ने क्या बार्गेन किया. वी विल रिविजिट, राइट. तो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग बोला है, retraining rights and job security guarantees. Unions can also trade concessions for more say on the shop floor, where techniques such as quality circles and quality of work life programs promise workers greater control over their own jobs. So again you can say they have asked for more control on shop floor. अब बाकी जो डिटेल है वो यहाँ पर इलेबोरेटेड है. तो शॉप फ्लोर में क्या होता है? टेक्निक सच एज क्वालिटी सर्कल्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोग्राम्स प्रॉमिस वर्कर्स ग्रेटर कंट्रोल ऑफ देयर ओन जॉब. तो यहाँ पर अब लड़ाई मत लड़ने लग जाइए ना कि ये शॉप फ्लोर क्या होता है, क्या टेक्निक्स होती है. क्वेश्चन आएगा, यू हैव रिटन द कीवर्ड, राइट. Unions may even win a voice in investment and pricing strategy. So what will be the unions getting, उसी का पूरा discussion है. So voice मतलब उनका opinion रहेगा in investment and pricing strategy में भी उनका viewpoint रहेगा.
या सिर्फ आप फैक्टर्स देख सकते हैं, राइट, कि कहाँ ऑन फैक्टर्स में उनका वॉइस रहेगा या ओपिनियन रहेगा. प्लांट लोकेशन एंड अदर मेजर कॉर्पोरेट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग प्रीवियसली रिजर्व टू मैनेजमेंट. तो प्रीवियसली डिसीजन मेकिंग कौन करता था? मैनेजमेंट करता था. अब लेबर का भी यहाँ पर वॉइस या ओपिनियन रहेगा. ओपोनेंट्स ऑफ दीज कंसेशंस, तो अब पहले तो हमने प्रोपोनेंट्स की बात कर ली जो सपोर्ट करे. ओपोनेंट्स मतलब जो अगेंस्ट है. अब ओपोनेंट्स का व्यू पॉइंट आ गया. फ्रॉम लेबर आर्ग्यू दैट सच कंसेशंस डू नॉट सेव जॉब्स. तो कह रहे हैं कि भाई ये कंसेशन से ऐसा नहीं है कि नौकरियां बच जाएंगी, बट ईदर प्रोलॉन्ग द एगनी ऑफ डाइंग प्लांट्स और फाइनेंस द प्लांट रीलोकेशंस दैट एम्प्लॉयर्स had intended anyway. So opponents का क्या व्यू पॉइंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया. Companies make investment decision to fit their, let's read further. So to fit their strategic plans and their profits objectivity. So what do management do? Right, opponents point out and labor costs are usually just a small factor in the equation. तो कह रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट तो अपने हिसाब से सारे फैक्टर्स को फिट इन करने की कोशिश करेगा और उसमें जो लेबर कॉस्ट है वो कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर ही नहीं है, वो तो दैट्स अ स्मॉल फैक्टर इन द ओवरऑल पिक्चर दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली. मोरओवर अनरिस्ट्रेन्ड मतलब समथिंग व्हिच इज नॉट कंट्रोल्ड by either loyalty to their workforce or political or legislative constraints on their mobility, the companies eventually cut and run concessions or no concessions. So how companies eventually function usko explain kar diya. Wage related concessions have come under particular attack. तो particular attack में क्या है? Wage associated concessions. Since opponents believe that high union wages underlay much of the success of United States industry in this century. They point out that a long standing principle shared by management and labor has been that workers should earn wages that give them the income they need to buy what they make. So very relevant point कि भाई क्या understanding है कि भाई आप जो workers हैं उनको इतनी salary तो दो कि उनका इतना potential रहे कि वो खरीद सके जो वो बना रहे हैं, right? So what has been the general understanding or the long standing principle that has been explained here, right? So moreover, high wages have given workers the buying power to propel the economy forward. So अगर हमारे workers के पास high wages होंगे तो of course economy would push forward. Propel मतलब आगे बढ़ना, right? चलिए, let's read the last paragraph before we move to the questions. So if proposals for pay cuts, two-tier wage systems and subminimum wages for young workers continue to gain credence, credence मतलब cred से आए विश्वास, विश्वसनीयता, credibility, या फिर ऐसा होने लग गया तो ओपोनेंट्स को क्या लगता है कि अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई वेज सिस्टम को रिड्यूस कर दिया तो होगा क्या उससे इवेंचुअली हम कहाँ की तरफ मूव करेंगे? यूएस सोशल स्ट्रक्चर किधर की तरफ मूव करेगा? यूएस सोशल स्ट्रक्चर विल मूव टुवर्ड्स less developed nations, right? A small group of wealthy investors, a sizable but still minority block of elite professionals and highly skilled employees, and a huge mass of marginal workers and unskilled labor. So what sort of difficulties would arise, right? Further, they argue that if unions willingly engage in concession, मतलब उन्होंने तो अपनी स्वीकृति दे दी कि कंसेशनल बार्गेनिंग ऑन द फॉल्स ग्राउंड, तो जो ओपोनेंट्स कहते हैं गलत ही ग्राउंड है, कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, रीजनिंग नहीं है, that labor costs are the source of company problems. So this is false as per the opponents. Unions will find themselves competing with the third world pay levels, a competition they cannot win. तो मतलब उनके लिए एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा विच इवेंचुअली दे विल नॉट बी एबल टू विन. तो अपोनेंट्स कह रहे हैं भाई इतना तुमने अगर सैलरीज पे कंसेशन ले लिया और इतना अग्रीमेंट शो कर दिया तो तुम खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे, तुम एक ऐसे कंपटीशन में आ जाओगे, यू विल बी एक्चुअली कंपीटिंग विद द थर्ड वर्ल्ड पे लेवल्स एंड देन यू कैन नॉट विन दैट पर्टिकुलर कंपटीशन, राइट? सो एक बार आपने सारा फ्लो पकड़ लिया, अब नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए. आई विल स्टे क्वाइट फॉर 30 सेकेंड सो दैट you can try sorting it on your own. So it can be inferred from the passage that opponents of labor concession, so जो इस आइडिया के अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि जो प्लांट रीलोकेशन डिसीजन होते हैं यूनाइटेड स्टेट कंपैरिजन की वो अपने खुद को कंसिडरेशन में रख के करते हैं, राइट? सो दे आर डन इन सच अ वे दैट दे आर
in favor of the management or in the favor of the company. So this is what the information the paragraph suggested. So the capricious का तो कोई idea paragraph से निकल के नहीं आता, right? तो capricious होता है सनकी होना, unpredictable होना, तो ऐसा कुछ नहीं है. self serving को रख सकते हैं. naive मतलब भोलेपन में लिया गया. impulsive support कर नहीं रहा paragraph. illogical which is not logically driven, ऐसा भी कोई idea नहीं हम explore कर सकते. So what will be the बेस्ट आंसर चॉइस? दिस विल बी सेल्फ सर्विंग, कि भाई वो अपने इंटरेस्ट में मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर लेता है, राइट? अब वो केप्रिशियस है कि अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, राइट, सनकी हो रहा है, ऐसा कुछ बोला नहीं ऑथर ने, राइट? नाइव इज बीइंग टू इनोसेंट, इम्पल्सिव इज ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट, तो ऐसा भी नहीं है, राइट? कि इंस्टिंक्टिवली जो सही लग रहा है वैसा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है. इलॉजिकल तो बोल ही नहीं रहा, ठीक है, ओपोनेंट्स कहीं नहीं बोल रहे इलॉजिकल, सो बी विल बी द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड दिस नाइसली. आई विल स्टेप असाइड सो दैट आई डू नॉट ब्लॉक योर व्यू. So it can be inferred from the passage that until recently, which of the following has been true of United States industry in the 20th century? तो देखो क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये कंक्लूजन निकलवाना चाह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडस्ट्री जब 20th सेंचुरी के एस्पेक्ट में बात हो रही है, तो व्हाट वाज द गेम, राइट? तो अगर आप जाओगे लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स में, तो बोल रहा है कि ओपोनेंट्स ऑफ लेबर कंसेशन बिलीव दैट यूनियन वर्कर्स हैव ट्रेडिशनली बीन रिलेटिवली वेल पेड, राइट? और उन्होंने कहा था, जो लास्ट पैराग्राफ में डिस्कशन हुआ था, कि इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए भाई जिससे जो तुम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो तुम खरीद रख सको, राइट? तो यहाँ से आइडिया आपका निकल के आएगा, राइट? So, coming to the A answer choice, unions have consistently participated in major corporate policy decisions. नहीं. So, this idea is suggesting otherwise, right? तो passage तो इसके opposite जा रहा है, तो A तो reversal हो गया. Coming to B, maintaining adequate quality control in manufacturing processes has been a principal problem. So, the passage is discussing quality circles as a benefit, right? तो जो proponents of labor concession है वो कह रहे हैं कि भाई in the context they may have more of shop floor. आपको याद है shop floor के context में इस idea को propagate किया गया था, तो this is not helping us solve the question, right? So और इससे ये भी नहीं पता चल रहा कि ये मेजर प्रॉब्लम इमर्ज करके आ रही है, तो प्रिंसिपल प्रॉब्लम या मेजर प्रॉब्लम का आइडिया पैसेज से आप वैलिडेट नहीं कर सकते. दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड, तो बी ऑल्सो गोज आउट. सो यूनियन वर्कर्स हैव बीन पेड रिलेटिवली हाई वेजेस, लास्ट के 2 पैराग्राफ से आसानी से आप इसको वैलिडेट कर सकते हो. 2-tier wage systems have been the norm. No, they have not been the norm, right? So D also goes out. Good produced have been priced beyond the means of most workers. So पहले तो उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में बोला ना कि जो क्या कर रहे थे, जो लेबर कंसेशन को अपोज कर रहे थे, जो उसके ओपोनेंट्स हैं, उसने कहा ना कि वेजेस वर रिलेटिवली हायर फॉर यूनियन वर्कर्स, ठीक है, एंड दे हैव बीन ऑलवेज कमिटेड विद दैट आइडिया दैट वर्कर शुड बी एबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट दे मेक, राइट? सो इसके हिसाब से तो ओनली आंसर दैट विल बी अलाइंड विल बी चॉइस सी, राइट? तो आप लास्ट पैराग्राफ से इजीली वैलिडेट कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे खींच के ले जाओ उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जहां से आंसर ट्रिकल डाउन हो रहा है. So if we take a look at the question, the passage provides information to answer which of the following questions, right? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज कॉज्ड यूनियंस टू कंसिडर वेज रिस्ट्रेंट्स एंड रिड्यूस बेनिफिट्स. हाँ, इनिशियल पैराग्राफ इसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स हो रहे हैं उसमें वेज कंसेशन के बदले क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ द लेबर यूनियंस, राइट? सो वी कैन बेसिकली कंसिडर ए एज द राइट आंसर. Now coming to B, why do analysts study United States labor management relationships? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो B will go out. How do job securities guarantees operate? No, so that's also ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं हुआ. सो पैराग्राफ बोल रहा है कि जो प्रोपोनेंट्स है लेबर कंसेशन के, उनको लगता है कि भाई अगर तुम लेबर कंसेशन कर रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी गारंटीज कैन बी नेगोशिएटेड, ठीक है, पर कोई फर्दर डिटेल इसके बारे में डिस्कस नहीं है पैसेज में, तो सी कैन गो आउट. आर इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिव इन कंपैटिंग इंपोर्ट्स? सो ऐसा तो इस पे कोई, दिस इज अनएड्रेस्ड, राइट? सो डी इज अनएड्रेस्ड, डी कैन गो आउट. डू क्वालिटी सर्कल्स इंप्रूव प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड वैल्यू? तो देखिए क्वालिटी सर्कल का मेंशन हुआ है, बट इज
not providing any information on the impact. So the only answer that we are getting is A, because initial paragraphs में बोल रहे हैं कि अच्छा भाई अगर तुम salary concessions कर दोगे, so what could be the other offerings, right? So now let's move to the next question. Let's try solving this. So this is a primary purpose question. So the passage is primarily concerned with. So the first choice reads out reasons for adversarialism between labor and management. तो ये तो कहते हैं कि पहले adversarial relationships थे, now they are moving towards a cooperative relationship. और reasons क्या थे ये discussed नहीं है. Mention जरूर है कि पहले के जो relationships थे they were not positive, but what were the reasons? That's not what the passage is talking about. So A can go out. Coming to be importance of cooperative labor management relationships, तो पैसेज बेनिफिट तो बता रहा है दैट सम लेबर यूनियनिस्ट परसीव इन कोऑपरेटिव लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, बट दे आर नॉट असेसिंग द इंपॉर्टेंस, राइट? तो असेसमेंट नहीं हो रहा इंपॉर्टेंस का, सो बी ऑल्सो गोज आउट. Now coming to see consequences of labor concessions to management. So yes, तो पैसेज इस थीम को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है विद द न्यू अप्रोच ऑफ सम लेबर यूनियंस बाय डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लेबर कंसेशंस एज परसीव्ड बाय प्रोपोनेंट्स एंड देन ओपोनेंट्स. तो दोनों का व्यू पॉइंट आया ना, पहले प्रोपोनेंट्स का है और फिर लास्ट के पैराग्राफ में डिटेल में ओपोनेंट्स का पर्सपेक्टिव भी लिया गया है, राइट? तो सी को तो हम कंसिडर कर सकते हैं. लास्ट के पैराग्राफ में ओपोनेंट्स बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारी सैलरी इतनी होनी चाहिए थी, अब सैलरी रिड्यूस हो जाएगी तो तुम कहाँ पे थर्ड वर्ल्ड पे compete करने लग जाओगे, राइट? सो सी वी कैन कीप. इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन कंपटीशन ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी. कोई सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन, आइडिया प्रेजेंटेड है बट कोई सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ कि प्राइमरीली कंसर्न्ड क्वेश्चन को एड्रेस कर पाए. ठीक है. सो अगेन इफेक्ट्स ऑफ नॉन यूनियन कंपटीशन ऑन यूनियन बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज, but again see this is not the primary purpose. The only statement that can fit in as the right answer will be C. अगर आप पैराग्राफ का फ्लो देखोगे तो पहले प्रोपोनेंट्स का पर्सपेक्टिव था, फिर ओपोनेंट्स का पर्सपेक्टिव था, फिर ओपोनेंट्स क्वेश्चन भी करने. सो देन C is a promising answer for this particular question, right? Let's try the next one. सो देयर इज अ सेंटेंस ए प्रपोजल फॉर पे कट से लेकर अनस्किल्ड लेबरर्स तक, और इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसको स्पेसिफिक पर्पस का क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन. तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर वही कोई दिस नो नीड टू बिकम अ शक्तिमान. द आइडियल सिचुएशन टू बी शुड बी दैट यू रिविजिट, राइट? रिविजिट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड वेरीफाई योर आंसर, राइट? सो यहाँ से आगे एक बार आप पढ़ लो. आई विल स्टेप असाइड. कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कई बार हम क्या करते हैं कि कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी को बाईपास कर देते हैं, जबकि अगर आप रिविजिट करते हैं तो जो स्टेटमेंट गिवन है आइडियली तो आप उससे एक दो लाइन पहले और बाद में पढ़ लेंगे तो ज्यादा आपको कहानी समझ में आएगी. So you can read this line. If proposals for pay cuts, two-tier wage systems and subminimum wages for young workers continue to gain credence, opponents believe that US social structure will move towards that of a less developed nation, right? So a small group of wealthy investors, a sizable but still minority block of elite professionals and highly skilled employees, and a huge mass of marginal workers and unskilled laborers. तो अब आपने यहाँ पे पढ़ लिया ना, तो आपको क्या है कि कोई और इनकरेक्ट आंसर चॉइस स्वे नहीं करेगा. यही जो मैं आपको शुरू में मैपिंग का पर्पस बता रही थी कि इफ यू रिविजिट दैट बेसिकली गिव्स यू बेटर क्लैरिटी, मोर कंट्रोल, यू डू नॉट गेट इनटू द ट्रैप्स एंड हेंस द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इज रियली सिंप्लीफाइड. सो डिसअप्रूव थ्योरी, थ्योरी तो बताई नहीं. क्लैरिफाइंग एम्बिग्विटी ये भी नहीं हो रहा. रिकंसिलेशन भी नहीं है. प्रेजेंट हाइपोथेसिस. इफ ना, इफ तो एक पॉसिबल सिचुएशन हो गई ना, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. कॉन्ट्रडिक्ट एक्सेप्टेड डेटा नहीं. तो ये तो अगर आपकी रीडिंग इन बिटवीन द लाइन सॉलिड है, तो अगर मैंने कहा इफ दिस हैपेंस, so this is an hypothetical situation which the author is wanting you to consider, right? So what will be the correct answer? D for this question. Let's move to the next one, please. Let's try solving this. तो आप क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हो. लेट्स डिस्कस. It can be inferred from the passage that opponents of labor concessions believe that if concession bargaining continues, then what will eventually happen? So, plants will close instead of relocating.
तो पैराग्राफ ने ऐसा मेंशन तो किया है कि ओपोनेंट्स बिलीव दैट कंपनीज रीलोकेट देयर प्लान्स व्हेनेवर कंपनीज परसीव दिस इज इन अग्रीमेंट विद देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड profit objectives, right? Now coming to B, young workers will need continued job training. So this is not a belief to be attributed, right? So B can go out. Professional workers will outnumber marginal workers. So huge mass of marginal workers bola hai. So this is a contrary view to opponents of labor concession. So C can go out. Now coming to D, wealthy investors will invest in third world countries instead of United States. तो ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं. तो now, coming to E, the social structure of United States will be negatively influenced. हाँ, लास्ट पैराग्राफ वो बोल रहा है कि भाई जो इनका अग्रीमेंट था दैट दे विल बी पेड गुड सैलरीज, अगर आप उस अग्रीमेंट या उस प्रिंसिपल को अबाइड नहीं करते हो, सो देन देयर वुड बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट एंड दैट वुड बी डिग्रेडिंग द यूएस सोशल स्ट्रक्चर. तो लास्ट का पैराग्राफ से आप क्लियरली ई को वैलिडेट कर सकते हो. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वी विल गो फॉर ई एज द right choice, and this can be very easily seen from the last paragraph, right? So let's do one more question of this particular passage. So now अब देखो sophisticated proponents का कहाँ डिस्कशन हुआ था. आप सबसे पहले उधर चले जाओ, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली exactly आप उसी स्टेटमेंट को हिट करोगे जहां से आंसर आ रहा है, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग ज्यादा आसान होगी. सो sophisticated proponents of these new developments cast their observations in a pro labor light. So pro labor light matlab in the favor of the workers, right? So now let's take a look at the options. So now this will enhance or make your question solving more effective in nature, right? So support the traditional adversarialism characteristic of labor management? No. Emphasize the benefits unions can get. तो pro labor light तो यही हुआ ना कि union को क्या फायदा होगा, बी को रख सकते हो. Focus on thorough analysis of current economic condition, no such discussion. Presents management reason for demanding concession, वो तो कह रहा है pro labor light पे. तो pro labor light से तो B आंसर चॉइस निकल के आ रहा है. Explain domestic economic developments? No. So what will be the correct answer? The correct answer will be B in this case, right? Now there is one more advice. Just be, जब आप beginning phrase में होते हैं ना, तो आप कोशिश करिए आप ऐसे RCs को select करें जिसमें बहुत सारे questions है. जैसा मैंने इसमें किया कि इस पर्टिकुलर सेट से हमने 7 सवाल किए. उसका बेसिक रीजन ये होता है कि फिर आपको पूरा पैसेज समझ में आने लग जाता है, आपको डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिल जाता है. Because if there are 7 questions, and of course the question creator or the person who is framing the set would try to involve lot of variations. तो जो versatility होती है of solving various questions, वो आपको उससे अच्छा exposure मिल जाता है, and that makes the entire process more wholesome, more holistic in nature, right? So we'll do one more set. Now I'll step aside and let's change the slide. तो चलो अब इस पैसेज को देखते हैं. I will give you some time to read this and then we will change the slide. आराम से पढ़ो. मैपिंग अब आपने बहुत डिटेल में सीख ली है, सो इंश्योर दैट यू आर trying to get better with mapping, right? So do map. I'll just shift aside so that I do not block your view. Read this nicely, carefully. और ज़्यादा टाइम अगर आपको लगता है तो ज़रूर लीजिए, राइट? जब इनिशियली हम अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करते हैं तो टाइम को कंट्रोल लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, राइट? वी शुड फोकस टू अंडरस्टैंड मोर, interpret, reach to the right answers, right? These should be our goals. Time will be taken care of. Once you get the momentum, once you start getting accuracy, confidence built हो जाता है, time अपने आप handle हो जाता है. So, microwear patterns found on the teeth of long extinct specimen of the primate species Australopithecine may provide evidence about their diets. तो जो माइक्रोवेयर पैटर्न टीथ पे दिख रहे हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज के, ठीक है, जो अब नहीं है दुनिया में, तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उनकी डाइट के बारे में पता चलेगा. और फिर ऑथर ने एग्जाम्पल दे दिया. For example, on the basis of tooth microwear patterns, Walker's dismisses matlab rejects Jolly's hypothesis that Australopithecines ate hard seeds. तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वॉकर ने किसके ओपिनियन को डिसमिस कर दिया? जॉली के हाइपोथेसिस को. He also disputes Sazley's suggestion. अब उसने क्या किया है? Sazley के सजेशन को भी वो डिस्प्यूट कर रहा है
that the heavy enamel of Australopithecine teeth is an adaptation to bone crunching, since both seed cracking and bone crunching produce distinctive microwear characteristics on teeth. So there is this one gentleman Walker जिसने एक तो जॉली के हाइपोथेसिस को, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जॉली का क्या हाइपोथेसिस है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ओके देयर वाज सम जॉली हाइपोथेसिस एंड देन देयर वाज सेजलीज सजेशन, तो दोनों को उसने रिजेक्ट कर दिया. अब क्या हाइपोथेसिस था, क्या ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन था, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है. जस्ट डोंट ट्राई टू गेट इंटिमिडेटेड टू अब्सॉर्ब एवरी लिटिल डिटेल, राइट. His conclusion that Australopithecines were frugivores. Frugivores कौन होते हैं, जो फ्रूट ईटर्स होते हैं. तो वही मैं आपको कहती हूँ, कोई नया टर्म आ रहा है तो धैर्य रखिए. इन द कॉन्टेक्स्ट द ऑथर विल ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन, राइट. सो कई बार क्या होता है, जैसे कोई इमीडिएट नया वर्ड आया, अजीब सा वर्ड है, आपको ये क्या हो गया, मेरे से तो पैसेज नहीं सॉल्व होगा. हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट. जस्ट हैव सम पेशेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. रीड 2-3 लाइन्स मोर, यू विल बी एबल टू गेट द मीनिंग. is based upon his observation that, तो उन्होंने क्या कहा, उसका कंक्लूजन था कि भाई फ्रूगोवोर्स हैं. तो फ्रूगीवोर्स कैसे उसने ऑब्जर्वेशन ये ली, हाउ वाज दिस बेस्ड ऑन, अब क्या ऑब्जर्वेशन थी उसको ऑथर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. दैट द टूथ माइक्रोवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन, आगे पढ़ो, रीड दिस नाइसली. सो आई होप यू गाइज हैव रेड इट. अगर और ज्यादा टाइम चाहिए हो तो बिल्कुल जरूर वीडियो को पॉज करो, अपने पेज पे रीड करो एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो अगेन. तो हम लास्ट लाइन को एक बार वापस रिविजिट करके कंटिन्यूटी दे सकते हैं कि भाई उसने क्या कहा था, उसने कहा कि फ्रूगीवोर्स हैं. और उसने ये ऑब्जर्वेशन कैसे करी, उसने कहा कि जो टूथ माइक्रोवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन ऑस्ट्रोलोपिथेसीन स्पेसिमेंस आर इनडिस्टिंग्विशेबल. तो इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जो आप सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम दोज ऑफ चिंपैंजीज. तो हम इसको ऑस्ट्रॉय बोल देते हैं, ऑस्ट्रोलोपिथेसीन. एवरी टाइम इज वेरी डिफिकल्ट टू से. सो ऑस्ट्रालोपिथेसीन और जो चिंपैंजीज हैं, क्योंकि चिंपैंजीज और ओरेंगुटॉन्स हैं वो भी फ्रूगीवोरस होते हैं, प्रिमेट्स है, तो इनमें काफी सिमिलैरिटी उसको दिखी या इनडिस्टिंग्विशेबल दिखे, राइट. हाउएवर अब ट्रांजिशन आ गया. सो लाइक आई टोल्ड यू, ट्रांजिशन वर्ड शुड बी ऑब्जर्व. तो अब आपको पता चल गया कि भाई एक कंक्लूजन पे पहुंचा है, हाउएवर है, तो हाउएवर का मतलब अब कोई ऑब्जेक्शन आएगा या डिस्कशन अब दूसरी दिशा में जाएगा, राइट. सो लेट्स रीड फर्दर. Research on the diets of contemporary primates suggests that microwear studies may have limited utility. तो now what is, अगर अभी हम देखें रिसर्च किस पे हो रही है, जो डाइट्स ऑफ कंटेम्पररी मतलब प्रेजेंट डे प्रिमेट्स है, उन पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि दे हैव लिमिटेड यूटिलिटी इन डिटरमाइनिंग द फूड्स दैट आर एक्चुअली ईटन. तो अगर आप माइक्रोवेव स्टडीज कर रहे हो तो उससे लिमिटेड है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं पता चलेगा आपको. फिर उसने ऑथर ने एक एग्जांपल दिया जहां पे उसने बेसिकली एक ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, ऑब्जेक्शन आप बोल सकते हो, इंसेक्ट ईटिंग विच कैन कॉज डिस्टिंक्ट माइक्रोवेयर पैटर्न्स. तो उसने कहा कि इंसेक्ट ईटिंग से एक टिपिकल माइक्रोवेयर पैटर्न इमर्ज करके आता है. That would not cause much tooth abrasion. Abrasion होता है खत्म होना, tooth decay. So abrasion is decay. In modern baboons who eat only soft bodied insects rather than hard bodied insects. In addition, अब देख रहे हो डिस्कशन आगे बिल्ड हो रहा है, तो ऑथर पॉइंटर्स दे रहा है. The diet of current omnivorous primates vary considerably depending on the environments that different groups within the primate species inhabit. If Australopithecines were omnivores, तो अब यहाँ पे फिर ऑथर ने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी कि अगर Australopithecines, जिसको वो फ्रूगीवोर्स कह रहा है, कि अगर वो ओमनिवोर्स होते तो फिर क्या होता. लेट्स रीड फर्दर. So this expect to find considerable population variation in their tooth microwear patterns. Thus, तो अब ऑथर ने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दिया ना, तो अब आप देखो आपको फ्लो ऑफ आइडियाज पकड़ में आ जाएगा, राइट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट कि अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा था कि इनिशियल स्टेटमेंट्स धीरे पढ़िए, लास्ट के स्टेटमेंट्स धीरे पढ़िए, क्योंकि लास्ट में ऑथर जनरली कंक्लूड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स करता है, राइट. अभी क्या है कि एवरी ऑथर हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो आप इसलिए इसको यूनिवर्सली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि हर बार ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, राइट. So thus Walker's description of possible Australopithecines diet may not be expanded to include much more diverse diet. So the author is saying that there's nothing very conclusive about it, right. तो हमें flow of idea समझ में आ गया. अब आप देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए समवेयर अराउंड की
क्या माइक्रोवेयर पैटर्न से क्या स्टडी करना चाह रहे थे, राइट, और उसके बेसिस पे कह रहे थे कि ये एस्ट्रोलोपथसीन होगा, अबाउट देयर डाइट्स के बारे में एग्जीक्यूट कर सकेंगे। फिर उसके बाद वॉकर ने जॉली की हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अब जॉली की क्या हाइपोथेसिस थी, क्यों रिजेक्ट किया, आंसर यहाँ पर है। फिर सैलजी की ऑब्जेक्शन, जो उसकी आइडिया था उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया, क्यों किया, क्या डाउट था, यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। फिर उसने बोला कि कंक्लूजन ये है कि वो फ्रूगीवोरस थे, इसको उसने किस आइडिया पे बेस किया, राइट। उसने चिंपैंजीज और बबून्स जो आज के टाइम पे हैं उनकी डाइट और जो एस्ट्रोलिथोपसीन स्पेसिमेन से उनकी सिमिलर थी, इनडिस्टिंग्विशेबल है। पर फिर उस पे उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, ऑब्जेक्शन के पॉइंटर्स दिए और फिर कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दिया, राइट। सो अब आप यहाँ पे बैठ जाएं कि अच्छा मेरे को तो ये ऑस्ट्रोलोपथसीन बोलना नहीं आ रहा, फ्रूगीवोर्स क्या होता है, तो ब्रेक्स मत लगाइए, अपना फ्लो मेंटेन करके रखिए, क्लियर रखिए कि अच्छा कहानी में क्या चल रहा है मुझे पता चल गया, राइट। अब कोई जनरल क्वेश्चन आएगा मैं एड्रेस कर लूंगी, स्पेसिफिक के लिए मुझे ऑब्जेक्शंस हैं तो कहाँ पर आना है पता है, कंक्लूजन है तो कहाँ पर आना है मुझे पता है, जहाँ पे वो दो साइंटिस्ट का नाम लेके उनकी स्टडी पे या उनके आइडिया पे ऑब्जेक्शन रेज किया, अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आई विल विजिट देयर, राइट। And that's exactly what we are trying to, achieve through mapping, right? Now let's take a look at this particular question. I will step aside, आप अच्छे से question पढ़ो. So according to the passage, Walker and Saisley's disagree on which of the following points. So सीधा सीधा मतलब है स्लाइड 1 को रिविजिट करना. एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए ताकि रिविजिट करते टाइम बेटर क्लैरिटी के साथ एलिमिनेशंस हो पाए या कंपैरिजन हो पाए कंटेंट के साथ. नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सीधा ही रिविजिट कर लीजिए. यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड वेयर द आंसर लाइज. यहाँ पे आप एक बार पढ़िए, राइट। जैसा मैंने आपको कहा था, आप मैपिंग में लिख के आए हो तो आप एग्जैक्टली वहीं पे हिट करोगे, आप ढूंढोगे नहीं कि मैंने कहाँ एक कंटेंट पढ़ा था, किधर था, कौन सी लाइन पे था. एंड दैट्स द पावर ऑफ मैपिंग. दैट इज वन गोल दैट वी वुड डेफिनेटली वांट टू अचीव, दैट वी शुड नो वेयर टू गो बैक, राइट. सो दैट रीविजिटिंग इज रियली रियली क्रूशल. और आप कहीं सुपरमैन शक्तिमान मत बनिए, जाइए श्योर होइए अपने आंसर के बारे में और फिर आंसर को मार्क करिए. तो अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए, वॉकर ने जॉली का हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया. ही ऑल्सो डिस्प्यूट सेजली सजेशन दैट हेवी इनेमल. तो ये सेजली का पर्सपेक्टिव क्या था, दैट हेवी इनेमल ऑन ऑस्ट्रोलोपिथेसीन टीथ इज एन अडेप्टेशन टू बोन क्रंचिंग, since both seed cracking and bone crunching produce distinctive microwear characteristics on teeth. तो ये मैं आपको मार्क कर देती हूँ, यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा. तो इनेमल idea was, Saisley's suggestion was that there's a heavy enamel जिसको basically Walker reject कर रहा है. तो I will just mark this particular statement from here and you could read from here. So this is where your first answer would come from. Now take a look at the options. Revisit कर लिया, now you'll be absolutely fine. तो स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन तो उन सेंटेंसेस में कहीं बात ही नहीं हुई है, तो आउटराइटली आप एलिमिनेट कर देंगे. द काइंड्स ऑफ कंक्लूजंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम माइक्रोवेयर पैटर्न्स ऑन ऑस्ट्रोलोपिथेसीन, नहीं, वह तो इनेमल सेजली का तो कोई और पर्सपेक्टिव नहीं है इनेमल के अलावा. द आइडिया दैट फ्रूट वाज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट, नो, दिस इज नॉट व्हाट इज बीइंग चैलेंज्ड. टू एक्सटेंड the extent, again understand, we're not trying to get into the extent to which seed cracking and bone crunching procedure similar microwear patterns on teeth. Please understand, this is what we call recycled language, right? I will have one more session in this particular series where I'll tell you how trap answer choices are created, but try and understand that the extent is being not compared here, right? इसको हम बोलते हैं no such comparison. तो किस extent पे, ये तो discussion का एजेंडा ही नहीं है. And now this is what we call process of elimination, जो मैं एक strategy हमेशा क्लास में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करती हूँ और एक बहुत ही सॉलिड टूल है जिससे आप राइट आंसर्स तक पहुंचते हो. तो इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाओ, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है, राइट. सो द फंक्शन ऑफ द हेवी इनेमल ऑन ऑस्ट्रोलोपिथेसीन टीथ, एग्जैक्टली आप जो पढ़ के आए हो उसी को पैराफ्रेज किया है, राइट. तो द करेक्ट आंसर चॉइस इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेम लैंग्वेज बट इट इज स्लाइटली पुट इन डिफरेंट वर्ड्स एंड दैट इज अ कॉमन ट्रेड दैट यू आर गोइंग टू सी. तो कोई भी आप आरसी का क्वेश्चन करिए, अगर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जनरल क्वेश्चन ना हो कि स्पेसिफिक क्वेश्चन है, चाहे रिट्रीवल हो इन्फ्रेंस हो, पैराग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा आइडिया सेम होगा, बस उसको दूसरे शब्दों में एक्सप्रेस कर देंगे. और जितना आपको टेक्स्ट फ्रेंडली लैंग्वेज लगती है, राइट, उतना उसका ट्रैप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, राइट. सो इसको रिसाइकल लैंग्वेज कहते हैं कि कॉन्टेक्चुअली कुछ वर्ड्स को पिक करके एक सेंटेंस बना लिया और आपको फेमिलियरिटी मिल गई कि हाँ यार ऐसे तो मैंने कुछ पढ़ा था, ऐसे तो देखा देखा सा है, और आपने इन दैट प्रेशर ऑफ एग्जाम और स्ट्रेस आप मार्क कर देते हो. सो यू बी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. जितना टेक्सचुअल लगता है उतना इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट.
नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसके लिए भी अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो. तो जो वॉकर की रिसर्च थी, वहां पे देखिए उसने दो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के आइडिया को तो पहले ही रिजेक्ट करा है, राइट. तो आई विल टेक यू बैक हियर अगेन, राइट. तो जैसे यहाँ पे देखिए उसने बोला कि वॉकर डिसमिसेस जॉलीज हाइपोथेसिस दैट दे एट हार्ड सीड्स, राइट. तो देन उसने बेसिकली जो सेकेंड हाइपोथेसिस थी सेजलीज की, उसके सजेशन को भी समहाउ रिजेक्ट ही कर दिया, राइट. सो एक उसने कहा कि दे डिड नॉट ईट हार्ड सीड्स, दे डिड नॉट क्रंच बोन्स, राइट. एंड देन ही कंक्लूसिवली, तो हिज कंक्लूजन आप देख रहे हो ना कि कंक्लूजन क्या है, कि वो कौन थे, फ्रूगीवोर्स थे. सो देन आपने मल्टीपल कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, या यहाँ से आपने अपना आंसर डिटरमाइन कर लिया. नाउ यू कैन टेक अ लुक एट द ऑप्शंस, राइट. सो now let's take a look at the answer choices so that you can make a better decision. So now let's take a look at the first option. So they had microware characteristics that fruit constituted only a small part of their diet. वो तो frugivores ही बोल रहा है, तो only a small part आप validate नहीं कर सकते, right? So we can eliminate A. They lacked microware characteristics associated with seed eating and bone crunching. जब वो दोनों काम कर ही नहीं रहे हैं तो उसमें microware characteristic नहीं होगी. Yes, so B we can keep it, right? तो अगर आप देखोगे पहले पैराग्राफ पे उसने कहा है कि दे डिड नॉट ईट हार्ड सीड्स, दे डिड नॉट क्रंच बोन्स. तो अगर ये दोनों काम करे ही नहीं है तो फिर माइक्रोवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं होंगी. दे लैक्ड माइक्रोवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वर एसोसिएटेड विद सीड ईटिंग एंड बोन क्रंचिंग. डेफिनेटली बी को रखा जा सकता है. Coming to C, they had microware characteristics that differed in certain ways from microware patterns of चिंपैंजीज एंड ओरिंगटन. तो अभी तो ये ऑपोजिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल. पैराग्राफ में क्लियरली स्टेटेड है कि वो कंपेरेबल थे, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल थे, राइट. सो दे डिफर्ड. दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज सजेस्टिंग. नाउ दे हैड माइक्रोवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्टिंग दैट द डाइट ऑफ ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स वेरीड फ्रॉम वन रीजन टू अदर. ठीक है. सो इसका जिक्र हुआ है, बट वॉकर की रिसर्च के बेसिस पे आप इसको नहीं बोल सकते, राइट. क्वेश्चन को साथ में लेके चलना है. वॉकर की रिसर्च ने क्या इंडिकेट किया. सो दिस द डी पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, बट इट्स नॉट रेलेवेंट टू वॉकर्स रिसर्च. एंड कमिंग टू ई, दे लैक द माइक्रोवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्टिव ऑफ मॉडर्न फ्रूगिवोर्स, राइट. सो यहाँ पे तो पैराग्राफ ने अगेन सेम पॉइंट को ही प्रेजेंट किया, दैट दे वर सिमिलर और इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर चिंपैंजीज. तो जिस पॉइंट से सी को एलिमिनेट कर रहे हैं उसी पॉइंट से डी को एलिमिनेट कर देंगे. ए में ओनली का पॉइंट, राइट. एक और ध्यान रखिएगा, एक एलिमिनेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग टूल होता है जिसको हम एक्सट्रीम लैंग्वेज कहते हैं. तो जब भी आपको वर्ड्स मिले, ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, मस्ट, नेवर, इनको लेकर आप हमेशा सस्पिशियस रहिए. यूजुअली इनकरेक्ट ट्रैप आंसर्स होते हैं. तो ए विल गो आउट, राइट. बी वी कैन डेफिनेटली कीप. और पैराग्राफ पे अगर आप देखोगे तो वो तो उसने फ्रूगीवोर्स का जहां पे मेंशन किया था यहाँ पर, राइट. और उसने बोला था कि बेस्ड अपॉन हिज ऑब्जर्वेशन दैट द टूथ माइक्रोवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन ऑस्ट्रोलोपिथेसीन स्पीशीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल. तो इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है ना. सो देन दैट इज द रीजन आपके बाकी दो ऑप्शन तो इजी एलिमिनेट हो जाएंगे. दे आर ऑपोजिट ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज सजेस्टिंग. इसको हम रिवर्सल कहते हैं, राइट. पैसेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट. दिस हैज बीन मेंशन्ड बट दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू वॉकर्स research, right. So that is the reason D will go out. So we will pick B as the right answer. Let's take a look at the next question, please. So question ने क्या पूछा, the passage suggests which of the following would be true of studies of tooth microwear patterns conducted on modern baboons. हम क्या करेंगे, हम सीपल वापस विजिट करेंगे. हमको बबून्स का याद थोड़ी, हमको ये माइक्रोवेयर की कहानियां नहीं पता, राइट. तो जहां पे भी बबून्स का मेंशन है वी वुड गो देयर, राइट. एंड देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. सो यू कुड जस्ट रीड दिस नाइसली एंड वेरीफाई योर आंसर, राइट. हियर बबून इज मेंशन्ड. तो एग्जाम्पल दिया था. अब अगर आप चाहें तो प्रॉपर नाउन, मे बी वी हैव मिस्ड इट, बट जहां पे प्रॉपर नाउन हो उनको लिख लेना चाहिए. सो वी हैव मिस्ड दिस. बबून्स का पॉइंटर इधर है. रिविजिट करिए, आंसर को वैलिडेट करिए, फिर ऑप्शन को रिविजिट करिए. तो इसने बेसिकली क्या कहा कि
research on the diet of contemporary primates suggests that microwear studies may have limited utility in determining the foods that are actually eaten. और फिर उसने कहा कि insect eating जो हैं which can cause distinct microwear patterns would not cause much tooth aberration in modern baboons. So modern baboons पे influence नहीं आएगा who eat only soft body insects rather than hard bodied insects. So basically we cannot conclusively reach to this particular idea, right? अब आप options explore कर सकते हो. So here this is where the answers are coming from, right? चलो, now take a look at the options. So the first statement says they would inaccurately suggest that some baboons eat more soft-bodied than hard-bodied insects. तो पैराग्राफ ने तो बोला है कि बबून सिर्फ सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट्स खाते हैं, तो इनएक्यूरेटली क्या है, राइट? दिस इज नॉट ट्रू. सो ए कैन बी एलिमिनेटेड. Now, coming to B option, they would suggest that insects constitute the largest part of some baboons' diets. Again, largest, no such comparison. So, B also goes out. They would reveal that there are no significant differences in tooth microwear patterns among bubul populations. तो पैराग्राफ में ऐसा डिफरेंसेस और लैक का कोई डिस्कशन नहीं है. अगेन इररेलेवेंट, राइट? एंड नो सिग्निफिकेंट. अगेन वी कैन नॉट कम टू सच स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंस. सो इन्फ्रेंस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? यूजुअली माइल्ड होते हैं. Now, coming to the D point, they would inadequately reflect the extent to which some baboons consume certain type of insects. Yes, तो इसको आप रख सकते हो क्योंकि soft bodied insects cause little tooth abrasion और microwear patterns would most likely not reflect the extent to which baboons consume soft bodied insects. So D we can definitely keep. They would indicate that baboons in certain regions eat only soft-bodied insects, where baboons in other regions eat hard-bodied insects. तो ऐसा कहीं नहीं बोला कि region wise variation है, right? So what are we going to pick? We are going to pick D as the right answer. तो यहाँ पे हमने एक और tool सीखा, right? Which is largest, no such comparison. तो C की actual comparison हुआ है यहाँ पे आपको ट्रैप में डालने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, राइट? कैन यू सी दिस? जब उसने बोला ही है कि वो सिर्फ सॉफ्ट बॉडीड खा रहे हैं, मोर और लेस की बात नहीं होती, नो सिग्निफिकेंटली. जब भी हम इन्फ्रेंस की बात करते हैं तो इन्फ्रेंस स्टेटमेंट्स में यूजुअली माइल्ड कंक्लूजन्स को सपोर्ट किया जाता है. जहां एक्सट्रीमिटी आ जाती है वो यूजुअली इनकरेक्ट रहते हैं, राइट? और सर्टन रीजन वाइज कैटेगराइजेशन पैराग्राफ ऑफर ही नहीं कर रहा. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली, राइट? लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. So the question is, the passage suggests which of the following about microwear patterns found on the teeth of omnivorous primates. Right, आप revisit कर सकते हो, right? उसने कहा है कि भाई जो डाइट ऑफ करंट ओमनीवोरस प्रिमेट्स है वो कंसिडरेबली इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करती है जिसमें वो रहते हैं. सो जब बात कर रहे हैं ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स की, दे वर ओमनीवोर्स, वुड सिमिलरली कंज्यूम वेरियड डाइट्स डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट and they can exhibit varied tooth microwear patterns. Thus, we can say that any omnivore primate living in different environment and consuming different diet would exhibit varied microwear pattern. जहाँ पे objection raise हुआ तो आप basically conclusively कुछ नहीं कह सकते, right? So now coming to the A option, the patterns provide information about what kinds of foods are not eaten by particular species of primate, but not about the foods actually eaten. So passage बोल रहा है कि there is absence of certain type of microwear patterns can provide evidence about what a food species does not eat, right? So further if you see, paragraph ने ये भी बोला है कि omnivore primates की बात करो तो हम बोलेंगे कि भाई one might expect to find considerable population variation in their tooth microwear patterns. So और जहाँ पे माइक्रोवेयर पैटर्न्स है वहां पे ये पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ फूड्स आर ईटन, राइट? सो ए कैन नॉट बी माय आंसर. So the pattern of various primate species living in the same environment resemble one another. So वहां पे भी ऐसा बोला गया कि they might consume a variety of different doubts. तो again B cannot be a solid choice. The pattern may not provide information about the extent to a particular species diet include seeds. So seed तो trap answer हो गया, right? So passage ने बोला है कि seed eating produces distinctive microwear patterns. तो आप basically कुछ extent तक तो पता लगा सकते हो. So C also goes out. Coming to D,
The pattern provides more information about those primates' diets than do the tooth microwear patterns of primates who are frugivores. Again, no such comparison. So बचा क्या E, राइट. द पैटर्न में आप देख रहे हो, जब हम सजेस्ट इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम माइल्ड आंसर चॉइसेस को पिक कर रहे हैं, राइट. सो दिस पर्टिकुलर चॉइस इज द पैटर्न मे डिफर अमंग ग्रुप्स विद इन अ स्पीशीज डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट इन विच अ पर्टिकुलर ग्रुप लिव्स. सो हमेशा इन्फ्रेंस के स्टेटमेंट्स माइल्ड स्टेटमेंट्स होंगे. ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा रही थी, डोंट गो फॉर एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस, राइट. So here, this brings us to the end of the discussion. I hope you really enjoyed watching this detailed video जहाँ पे हमने 2 RCs किए, बहुत सारे questions किए, मैपिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी की. तो गोल्स का ध्यान रखिए, अलाइन करिए. जब आप इनिशियली कोई स्किल सेट बिल्ड करते हैं उसको टाइम लगता ही लगता है, राइट. 2 दिन में आपको नहीं आता, बट अगर आप ग्रेजुअल प्रैक्टिस करते रहेंगे, 20 से 25 पैसेजेस में मैपिंग अप्लाई करके देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इट कैन बी डन सूटिंग योर टेम्परामेंट, सूटिंग योर अंडरस्टैंडिंग. यू कैन ट्वीक स्लाइटली, right? But overall, the idea is to do some scratch paper work, focus more on initial lines, closing statements, pay attention to transitions, pay attention to noting the word so that it is easy to revisit, right? So I hope you really enjoyed this particular session. Keep working hard, stay consistent. All the best.